हाय, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले आई जस्ट होप कि आप सब अपने अपने घरों पर बहुत ज्यादा सेफ हैं, हैंड्स को रेगुलरली सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट, ट्रिविया और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना नहीं भूले हैं। आज हम बात करेंगे जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में अनुराग कश्यप के करियर की सबसे बड़ी मूवी की। इसे मैं उनके करियर की सबसे बड़ी मूवी कहूं या उनके करियर की सबसे हाई बजटेड मूवी कहूं या एक ऐसी मूवी कहूं जिसमें उन्होंने सबसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया या फिर एक ऐसी मूवी कहूं जिसने उन्हें सबसे बड़ा लॉस दिया उनके करियर का। आज हम बात करेंगे जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में बॉम्बे वेलवेट इस मूवी की, जिसको अनुराग कश्यप ने 2006 में कंसीव कर लिया था। उनका खुद का ये आइडिया था कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी। इसे रिलीज भी कुछ ऐसे ही किया गया। 2600 स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का बजट बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज हुई थी 15 मई 2015 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विकास बहल और विक्रमादित्य मोटवानी ने। डायरेक्टर थे इस फिल्म के खुद अनुराग कश्यप, जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। राइटर भी अनुराग कश्यप ही थे और उन्होंने वासन बाला के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा था। जब बात इस फिल्म के म्यूजिक की आती है तो द लेजेंडरी अमित त्रिवेदी का म्यूजिक था। जब बात इस फिल्म की स्टारकास्ट की आती है तो आप सब जानते हैं, रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, विकी कौशल, के मेनन, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा और साथ में इस फिल्म में रवीना टंडन भी थी एक कैमियो के लिए। यानी कि बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े नाम, फिर चाहे वो डायरेक्टर्स हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो या फिर एक्टर हो, सबने इस फिल्म में एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया था। फिर क्या रीजंस रहे कि जब अनुराग कश्यप के करियर की सबसे बड़ी मूवी में उन्होंने सबसे बड़ा बजट दिया, उसे सबसे बड़े स्टार्स दिए, लेकिन फिर भी वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। आइए बात करते हैं आज जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में उन सारे रीजंस की। वीक स्क्रिप्टिंग। जब आप इस फिल्म बॉम्बे वेलवेट को देखेंगे तो आपको इसकी 1950s की सेटिंग देखकर समझ आ जाएगा कि ये फिल्म लेजेंडरी राइटर ज्ञान प्रकाश जी की एक नॉवल पर बेस्ड है। लेकिन जितनी खूबसूरती से राइटर ज्ञान प्रकाश जी ने अपनी नॉवल में कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया है, अनुराग कश्यप अपनी फिल्म में कैरेक्टर्स को उतनी ब्यूटीफुली एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। इस नॉवल का नाम मुंबई फैबल्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नॉवल में जितना खूबसूरत कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है, आप एक एक कैरेक्टर के लिए फील करने लगते हो, फिल्म में आप कैरेक्टर से उतना बखूबी कनेक्ट नहीं हो पाए। और यहीं पर वीक का स्क्रिप्ट होना एक बहुत बड़ा रीजन बना कि ये फिल्म बॉम्बे वेलवेट उतना कमाल नहीं दिखा पाई जितना अनुराग कश्यप की कोई भी ऑर्डिनरी सी मूवी, जो वो ऑर्डिनरी एक्टर्स को लेकर बनाते हैं, वो फिल्म जो छाप आपके ऊपर छोड़ के जाती है। इनफैक्ट आप इनकी फिल्म को बार बार देखेंगे तो कोई ना कोई अलग कलर आपको नजर आता है हर बार। लेकिन इस फिल्म को बार बार देखना तो बहुत बड़ी बात, एक बार देखना भी मुश्किल हो गया। लीड एक्टर कंफ्यूजन। जब अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को कंसीव किया था तो वो साल था 2006। वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर सबसे पहले आमिर खान के पास पहुंचे थे। कुछ रीजंस की वजह से आमिर ये फिल्म तब साइन नहीं कर पाए। इसके बाद स्क्रिप्ट पहुंची सैफ अली खान के पास। उसके बाद अनुराग कश्यप उनके डिनायल के बाद पहुंचे ऋतिक रोशन के पास। ऋतिक भी किसी रीजन से बिजी थे, जिसकी वजह से साल दर साल बीतते गए और फाइनली ये फिल्म रणवीर सिंह के पास पहुंची। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने ये कह दिया कि रणवीर सिंह की डिमांड 60 करोड़ रुपीस की जो है वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे और बजट का इतना बड़ा हिस्सा हम स्टारकास्ट पर नहीं खर्च कर सकते। इस वजह से अनुराग कश्यप को रणवीर सिंह का आइडिया ड्रॉप करना पड़ा और इस तरह से वो फाइनली पहुंचे रणबीर कपूर के पास। हालांकि अनुराग के दिल में ये डाउट जरूर था कि मेरे भाई अभिषेक कश्यप के साथ इस समय पर बेशरम रणबीर कपूर कर चुके हैं और ये फिल्म मार्केट में इतनी बुरी तरह से सुपर फ्लॉप हुई है कि मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों के साथ ही रणबीर काम करेंगे। लेकिन रणबीर इसके जस्ट ऑपोजिट अनुराग कश्यप जैसे क्लासिक डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए एकदम से रेडी हो गए। उन्होंने कहा मैं आपके साथ जरूर काम करूंगा और मुझे आपका प्रोजेक्ट जो है आई सी ए लॉट ऑफ कन्विक्शन इन इट। आप प्लीज इसकी शूटिंग स्टार्ट कीजिए और हम मिलकर इस फिल्म पर काम करते हैं। अनुराग को रणबीर कपूर की बातों में कॉन्फिडेंस नजर आया और इस तरह से ये फिल्म फ्लोर्स तक पहुंची। ओवर बजट। आप हैरान हो जाएंगे जब आपको यह पता लगेगा कि अनुराग कश्यप के करियर की सबसे बड़े बजट की मूवी ये फिल्म बॉम्बे वेलवेट है। इस फिल्म पर 120 करोड़ की लागत जो है वो खर्च हुई, लेकिन जब रिकवरी की बारी आई तो ये फिल्म सिर्फ 40 करोड़ ही इकट्ठे कर पाई रिकवरी के तौर पर। यानी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि फिल्म का बजट जो है वो कहां पर ओवर यूटिलाइज हुआ।
फिल्म की शूट जो है उसे श्रीलंका में किया गया। फिल्म में 1950s का बॉम्बे पोर्ट्रे करने के लिए फिल्म के काफी बड़े हिस्से को श्रीलंका में शूट किया गया। हालांकि फिल्म में आप जब श्रीलंका के क्लब्स की शूटिंग देखेंगे तो आपको साफ साफ लगेगा कि यार इस पर्टिकुलर सेट के लिए इतना बड़ा बजट खर्च करने की जरूरत क्या थी। ये तो किसी टेलीविजन सेट से भी छोटा सेटअप लग रहा है, इसमें इतने बड़े बजट की जरूरत नहीं थी। और यही प्रोडक्शन टीम ने भी फिल्म की रिलीज के बाद कहा कि अनुराग ने बहुत सारा पैसा जो है वो श्रीलंका वाले पार्ट पर स्प्लर्ज कर दिया, हालांकि वहां से शूट करके वो कुछ ऐसा बहुत मैसिव लाए भी नहीं। इस तरह अनुराग कश्यप की ये फिल्म बॉम्बे वेलवेट ओवर बजटिंग का शिकार हुई और यही रीजन था कि फिल्म की कॉस्ट को रिकवर कर पाना फिल्म की रिलीज के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। अनुराग कश्यप के कंफ्यूजन्स। जब अनुराग कश्यप ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी तो इस फिल्म में रमन राघव नाम का भी एक कैरेक्टर था। आप हैरान हो गए होंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी एक सेपरेट मूवी है रमन राघव 2.0। मैं जानता हूं आप भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कैरेक्टर रमन राघव अनुराग कश्यप ने इस फिल्म बॉम्बे वेलवेट के लिए लिखा था। उनका आइडिया था कि जब मैं 1950s का बॉम्बे दिखा रहा हूं तो 1950s का एक ऐसा सीरियल किलर दिखाऊंगा जो रातों को फुटपाथ्स पर जाकर लोगों के मर्डर्स करता है। और इस तरह उन्हें रमन राघव का आइडिया आया था जो कि इस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आया था। लेकिन बाद में उन्होंने इस कैरेक्टर को बिल्कुल हटा दिया इस फिल्म से और रमन राघव को एक सेपरेट मूवी की तरह रिलीज करने की ठानी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतने सारे कंफ्यूजन्स के चलते एक इंसान राइटिंग पर भी ध्यान दे रहा है, उसके बाद डायरेक्शन भी वही इंसान संभाल रहा है, तो चूक होना बड़ी लाजमी सी बात है। और इस तरह अनुराग कश्यप मल्टीटास्किंग की वजह से भी इस फिल्म के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। नसरुद्दीन शाह साहब का डिनायल। एक्चुअली अनुराग कश्यप खैजाद वाले कैरेक्टर यानी कि वो कैरेक्टर जिसे करण जौहर ने प्ले किया, उस कैरेक्टर के लिए नसीर साहब के पास गए थे। नसीर साहब ने कहा मैं अभी किसी और प्रोजेक्ट पर बिजी हूं इसलिए टाइम नहीं दे पाऊंगा। और इस तरह करण जौहर जिन्होंने लास्ट एक्टिंग 1995 में शाहरुख खान के साथ DDLJ में की थी, उन्होंने सोचा कि ये रोल मैं कर लेता हूं। अब आप खुद जानते हैं, एक तरफ नसीर साहब जैसा एक्टर और एक तरफ करण जौहर जो डायरेक्टर वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्टिंग का एक्सपीरियंस उन्हें बहुत ज्यादा नहीं है। इस तरह से एक ऑब्लिगेशन के तौर पर अनुराग कश्यप ने करण जौहर को ये रोल दे दिया, लेकिन करण जौहर वो नहीं कर सकते स्क्रीन पर जो नसीर साहब कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। ओवर डार्क मूवी। इस फिल्म के शूट सीक्वेंसेस को 1950s का शेड देने के लिए अनुराग कश्यप ने पोस्ट प्रोडक्शन में काफी मेहनत करवाई। लेकिन अनुराग कश्यप जो कि अपने डार्क सिनेमा के लिए ऑलरेडी जाने जाते हैं, उन्होंने जब फिल्म के शेड को भी ओवर डार्क रख दिया तो फिल्म कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा डार्क हो गई कि फिल्म के पायरेटेड वर्जन को देखने में और ओरिजिनल वर्जन को देखने में आप ज्यादा डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट आप खुद जब ये फिल्म देखेंगे तो नोटिस कीजिएगा ये फिल्म ओवर डार्क फिल्म नजर आएगी आपको। इनफैक्ट रणबीर कपूर को देखने के लिए जब लोग सिनेमा घर तक जाते हैं तो उन्हें लगता है फिल्म में वाइब्रेंट कलर्स होंगे, रणबीर कपूर जो है वो बहुत खूबसूरत रूप में सबके सामने आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में एक बहुत ही डार्क शेड देखने के बाद ऑडियंस ने कहीं ना कहीं इस फिल्म को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि पोस्ट प्रोडक्शन के डार्क शेड्स जो है वो संजय लीला भंसाली साहब भी अपनी फिल्म्स में बखूबी दिखाते हैं, लेकिन उनके कलर्स इतने खूबसूरत होते हैं कि उनके सेट्स देखने के लिए ही कई बार लोग फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन ये जादू अनुराग कश्यप अपनी फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में बखूबी नहीं दिखा पाए। अनुराग कश्यप फैक्टर मिसिंग। अनुराग कश्यप सर के डायरेक्शन की एक बहुत फेमस बात है कि इनकी फिल्म को आप जितनी बार देखते हैं एक नया रंग, एक नया कलर, एक नया पर्सपेक्टिव नजर आता है आपको। कई बार आप इनकी फिल्म को 2-2 बार देखते हैं, 3-3 बार देखते हैं, अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और आपको एक डिफरेंट शेड किसी कैरेक्टर का नजर आ जाता है जो पिछली बार नहीं नजर आया होता। अमूमन इनकी सारी मूवीज में ये एक खासियत नजर आती है। और दूसरी बात यह है कि अनुराग सर की फिल्म को देखने के बाद हर बार आपके मन में एक अर्ज पैदा होती है कि यार एक बार फिर से मैं ये फिल्म देखूंगा। लेकिन इस फिल्म में बॉम्बे वेलवेट में एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, वो ये अर्ज ऑडियंस के दिल में पैदा नहीं कर पाए। इनफैक्ट आप अनुराग कश्यप साहब के करियर की कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर की सीरीज उठा के देख लीजिए, अगली जैसी फिल्म उठाकर देख लीजिए, आप 2005 में जो फिल्म आई थी उसे देख लीजिए, इनकी फिल्म में कहीं ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा कि आप ना दोबारा देखना चाहेंगे इनकी फिल्म को। तमाम नाम ले लीजिए इनके करियर में, इतनी फिल्म इन्होंने की हैं, लेकिन यहां पर वो एक कैच मिसिंग था जिसकी वजह से हमें ये मन ही नहीं किया कि अनुराग कश्यप की इस फिल्म को भी दोबारा देखा जाए। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से मेरे हिसाब से अनुराग कश्यप साहब की ये फिल्म बॉम्बे वेलवेट बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई, जबकि इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी। फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर से लेकर प्रोमिनेंट एक्टर्स तक सब रोल कर रहे थे।
फिल्म का बजट जो था वो बहुत बड़ा था, दो बड़े प्रोड्यूसर्स फिल्म के साथ जुड़े हुए थे, 2600 स्क्रीन्स में फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी वो जादू नहीं निकल कर सामने आया जो इनकी फिल्म्स में निकल कर सामने आता है। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीजन बहुत प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म कमाल नहीं कर पाई, तो वो रीजन कौन सा है उसे हाईलाइट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। जीरो करोड़ क्लब के आने वाले एपिसोड्स में मैं कौन सी फिल्म के फेल होने के रीजंस आप तक पहुंचाऊं वो भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करके। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, हैंड्स को रेगुलरली सैनिटाइज करिए और बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।